नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस प्रैक्टिस सेट और ये आपके होंगे सामान्य जानकारी यानी कि जीके, जीएस और करेंट अफेयर्स जो है आपके इसमें शामिल होंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा, क्या है कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया था? 1950, 52, 51 और 56। तो देखिए जो ऑप्शन नंबर डी है ये आपका राइट आंसर होगा, यानी कि 1956 में किया गया था। तो 1956 में किया गया था, ठीक है। तो उसके अंतर्गत जो है कितने राज्य थे? तो देखिए 14 राज्य थे, ठीक है, और 6 जो थे संघ केंद्र शासित प्रदेश थे। संघ राज्य क्षेत्रों का गठन किया गया था। कितने? 6 राज्य। कितने थे? 14 थे। कब? तो 1956 में, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें और अगला क्वेश्चन है कि जापान में होन्शु नामक द्वीप किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयला के लिए, लौह अयस्क के लिए, हीरे के लिए और तेल के लिए। तो देखिए हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है ये आपका राइट आंसर होगा, यानी कि तेल के लिए प्रसिद्ध है। अब ये होन्शु द्वीप है, इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। तो ये तो जापानी भाषा है, समझ रहे हैं ना। होन्शु द्वीप क्या है? जापानी भाषा है, लेकिन ध्यान रखिएगा ये होन्शु द्वीप जो है ये जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। और बात करें विश्व में तो विश्व में 7वां सबसे बड़ा द्वीप है। ध्यान रखिएगा, विश्व की बात करते हैं तो विश्व में कौन सा है इसका स्थान? तो 7वें द्वीप का स्थान है, ठीक है ना। और इस द्वीप का जो अधिकतर भाग होता है वो पहाड़ी होता है। क्या होता है? पहाड़ी होता है, जिस पर बहुत से ज्वालामुखी फैले होते हैं। पहाड़ी होता है जिस पर बहुत से ज्वालामुखी क्या होते हैं? फैले होते हैं। तो बहुत से ज्वालामुखी फैले होते हैं। और यह द्वीप, बात करें कि यह द्वीप जो होता है तेल के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? तेल के लिए। तेल के साथ साथ आपका जिंक हो गया है जिसको जस्ता बोलते हैं, और एक आता है नाम आपका कापर, यानी जिसको हम लोग जो है तांबा बोलते हैं, इसके लिए प्रसिद्ध है। तो ध्यान रखिए जिंक, कापर और तेल के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? तो जापान का होन्शु नामक द्वीप, जो कि विश्व में 7वें स्थान पर आता है, ठीक है। तो इतना चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, आप नोट भी कर लीजिएगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। और अगला प्रश्न ये है आपके सामने कि भारत में किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा गया था, ठीक है। तो कौन सा ऐसा गवर्नर जनरल था जिसको जो है स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है? बहुत बार पूछते हैं हमारे एग्जाम में, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है। तो वो था आपका लॉर्ड रिपन। कौन था? लॉर्ड रिपन था। अब इस लॉर्ड रिपन के बारे में हमको जानना है अच्छे तरीके से। तो देखिए जो भारत में स्थानीय स्वशासन की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1882 में। कब हुई थी? 1882 में हुई थी। और किसके कार्यकाल में? तो लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुआ, जिस कारण रिपन को जो है हम लोग स्थानीय स्वशासन का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। तो ध्यान रखेंगे स्थानीय स्वशासन का अगर जनक कहा जाए, जिसका मतलब पिता होता है, तो वो है आपके लॉर्ड रिपन। अब इस लॉर्ड रिपन के कुछ कार्य के बारे में बात करते हैं, तो नोट करते जाइएगा। कार्य क्या था? तो इनका कार्य था वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट की समाप्ति, जो कि 1882 में था। उसके बाद से प्रथम फैक्ट्री भी 1881 में इन्होंने लगाया था। अब प्रथम नियमित जनगणना, सबसे महत्वपूर्ण दूसरा पॉइंट आता है कि नियमित जनगणना इन्हीं के समय में हुई थी। कौन सी जनगणना? तो नियमित जनगणना, याद रखेंगे, नियमित जनगणना जो थी इन्हीं के समय में हुई थी। कब? 1881 में हुई थी। कब हुई थी भाई साहब? 1881 में नियमित जनगणना किसके समय में हुई थी? तो लॉर्ड रिपन के समय में हुई थी, ठीक है। तो इतना पॉइंट जो है आपको आना चाहिए। एक और है पॉइंट इसमें कि अकाल संहिता की स्थापना 1883 में इन्होंने ही किया था। और इल्बर्ट बिल विवाद भी जो आया था इन्हीं के समय में आया था, लॉर्ड रिपन के समय में ही, ठीक। तो इतना की पॉइंट आपको पता होना चाहिए। अगला देखते हैं। और अगला है कि निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया? तो देखिए जो नाम आता है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एम.एन. राय ने। अब एम.एन. राय के बारे में बात करते हैं हम लोग सर। तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर जो है पहली बार वर्ष 1935 में एक संविधान सभा की मांग की थी। कब की थी? तो 1935 में जो है इन्होंने एक संविधान सभा की मांग की थी। और इस संविधान सभा का जो विचार था वो एम.एन. राय के दिमाग की उपज थी। किसके दिमाग की उपज थी भाई साहब? तो एम.एन. राय के दिमाग की उपज थी। बाद में जो है ब्रिटिश सरकार ने निम्नलिखित प्रस्ताव, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग अगस्त प्रस्ताव, यानी कि 1940 में आया था, में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है ये आपका क्या हुआ था कि समाप्ति पर संविधान सभा के गठन का विचार की बात कही, ठीक। और क्रिप्स प्रस्ताव जो आया था उस समय,
क्या आया था? क्रिप्स प्रस्ताव आया था। और क्रिप्स प्रस्ताव पता है ना आपको कब आया था? 1942 में आया था। तो क्रिप्स प्रस्ताव 1942 में ही सर्वप्रथम भारतीय संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया गया था। तो ध्यान रखिएगा, भारतीय संविधान को स्वीकार कब किया गया? तो क्रिप्स मिशन आया था 1942 में, इसके द्वारा जो है उसको स्वीकार किया गया था। ठीक, तो याद रखेंगे इसका जो ऑप्शन नंबर डी है एम.एन. रायन है। अगला है क्या है कि वर्तमान कंप्यूटिंग में समस्त विश्व में कौन सा कोड प्रयोग किया जाता है और स्वीकार है? तो देखिए इसमें जो होगा वो ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, यानी कि ASCII। तो ये देखिए ASCII इसका फुल फॉर्म क्या होता है? क्या पता कभी कभी पूछ लिया, और इसका मतलब क्या होता है? तो देखिए AS जो है CII का मतलब होता है, A का मतलब अमेरिकन, ठीक है, S का मतलब होता है स्टैंडर्ड, C का मतलब होता है कोड, फॉर I का मतलब होता है इंफॉर्मेशन, और फिर I का मतलब होता है इंटरचेंज। इसका मतलब क्या है कि वर्तमान में कंप्यूटिंग में समस्त विश्व में प्रयोग किया जाने वाला कोड है, जिसका उपयोग जो है कंप्यूटर में टेक्स्ट के रूप में निरूपित करने के लिए किया जाता है। तो कंप्यूटर में अगर टेक्स्ट को निरूपित आपको करना है तो कौन सा होगा? तो वही होगा ASCII। ध्यान रखिएगा, कंप्यूटर में टेक्स्ट को क्या करना है? निरूपित करना, समझ रहे हैं ना? तो इसके लिए प्रयोग किया जाता है। और पूछता है कभी कभी कि इसमें कितने बीट इस्तेमाल होते हैं? तो देखिए 7 या 8 बीट जो होते हैं इसमें आपके इस्तेमाल होते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। ठीक, अगला देखते हैं। अगला है कि व्हेन द रिवर स्लीप्स उपन्यास किसके द्वारा लिखी गई? तो देखिए व्हेन द रिवर स्लीप्स उपन्यास किसके द्वारा लिखी गई? अनुराधा राय, शोभा डे, विक्रम सेठ या स्टेरिन कायर? तो इसमें जो ऑप्शन नंबर डी है स्टेरिन कायर के द्वारा लिखी गई थी। और इन्हें जो है 2015 का, ध्यान रखिएगा, 2015 में जो है हिंदू पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है किन्हें? तो स्टेरिन कायर को, ध्यान रखेंगे। ठीक, अगला देखिए। अगला है कि प्रत्येक वर्ष कितने नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं? देखिए प्रत्येक वर्ष जो है नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं वो आपके कितने हैं? 6 हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। आपको पता है कि उपन्यास इस नोबेल, आपको पता है कि जो ये उपन्यास है नोबेल पुरस्कार किसके नाम पर दिया जाता है? तो अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर जो है ये हमेशा 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, जिसमें से पहला जो आता है आपका वो है शांति, साहित्य, भौतिक, रसायन, चिकित्सा और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे, ये 6 क्षेत्रों में दिया जाता था। पहले तो 5 था, लेकिन बाद में अर्थशास्त्र आपका क्या हो गया? जुड़ गया। और इसकी शुरुआत की बात करते हैं, सर नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब होती है? तो 1901 में होती है। आप इसको याद रखेंगे, ठीक है, 1901 में इसकी शुरुआत होती है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। और अगला क्वेश्चन है, क्या है अगला क्वेश्चन? तो अगला क्वेश्चन है कि वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि WWW, ये तो सबको पता है कि भाई इसका आविष्कार किसके हैं? टिम बर्नर्स-ली, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें तो कुछ उस तरह उनको जो है नहीं लगता है चर्चा करना। ठीक है, तो आप जानते ही हैं कि टिम बर्नर्स-ली ने जो है WWW का जो है आविष्कार किया था। ठीक, चलिए तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा नौवा कि जल्लीकट्टू के साथ जुड़ा हुआ है। देखिए ये जल्लीकट्टू क्या होता है? जल्लीकट्टू तो इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है? तो दिया है त्रिचूर, ओणम, कार्तिकाई, पोंगल। तो देखिए जल्लीकट्टू जो है ये पोंगल के साथ जुड़ा हुआ है। अब ये पोंगल क्या होता है? तो आप जानते हैं कि जल्लीकट्टू जो होता है ये कहाँ का है? तो भाई साहब पहला चीज़ कि तमिलनाडु का परंपरागत खेल है, यानी कि ये किसका, कहाँ का खेल है? तो जल्लीकट्टू एक प्रकार का आपका खेल है। और ये खेल कहाँ का है? तो ये खेल है तमिलनाडु का। कहाँ का है? तमिलनाडु का। क्या होता है इस खेल में? तो थोड़ा सा बात कर लेते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं कि क्या होता है कि जितने भी गांव के ताकतवर और मजबूत बैल होते हैं, उनके बैल की सींग, जो सींग होती है ना, उस सींग में एक थैला बांधा जाता है। और वो थैला जो होता है पैसे से भरा होता है। किससे भरा होता है? पैसे से भरा होता है। तो उसको जो है लोगों के बीच में खुला छोड़ दिया जाता है, और जो उसको कंट्रोल कर लेता है वो पैसा उसी को दिया जाता है। तो ये होता है आपका जल्लीकट्टू। और जल्लीकट्टू कहाँ से संबंधित है? तमिलनाडु से। और ये पोंगल त्यौहार के पर जो है किया जाता है, ठीक है ना। और लोगों के बीच बैलों को क्या कर दिया जाता है? छोड़ दिया जाता है। जो उसको कंट्रोल में कर लेता है उसी को जो है ये इनाम मिलता है, यानी कि पैसे का थैला जो बंधा होता है वो दिया जाता है। ठीक,
अगला देखते हैं, अगला है कि भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण उपलब्ध है। तो देखिए भारत में महिलाओं के लिए जो आरक्षण उपलब्ध है वो किस में है, यानी कि बात किया जाए तो पंचायती राज निकायों में। कहाँ पे है, पंचायती राज निकायों में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा। तो देखिए लोकसभा और राज्यसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है, ध्यान रखिएगा। महिलाओं के लिए लोकसभा या राज्यसभा में आरक्षण का कोई भी प्रावधान नहीं है, ठीक है ना। तो ध्यान रखेंगे आप इसको कि संविधान का जो 73वां संविधान संशोधन 73वां 74वां संशोधन ने जो है पंचायतों को शक्ति प्रदान की और नियमित चुनाव होंगे और सभी स्तरों पर महिलाओं के लिए 1/3 स्थान आरक्षित होंगे। उनकी वित्तीय स्थिति क्या होगी, सुदृढ़ करने के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन का प्रावधान किया गया है। तो राज्य वित्त आयोग का गठन का प्रावधान जो है किया गया है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। अगला है कि भारत में सबसे पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी। आपको पता है कि भारत में जो सबसे पहली जनगणना हुई थी वो आपकी 1872 में हुई थी। कब हुई थी, 1872 में हुई थी। और किसके समय काल में अगर ये पूछ ले तो ध्यान रखिएगा, लॉर्ड मेयो। कौन है, लॉर्ड मेयो के समय जो है पहली बार जनगणना हुई थी। उसके बाद से आपको पता था कि नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में भी बात किए थे लॉर्ड रिपन के द्वारा। आज जो 2011 की जनगणना थी वो भारत की कौन सी जनगणना थी, अगर ये पूछ ले कि 2011 की जो जनगणना है वो भारत की कौन सी जनगणना है, तो ध्यान रखिएगा भारत की तो 15वीं जनगणना है, लेकिन स्वतंत्र भारत की अगर पूछ ले जो 2011 की जनगणना थी कौन थी, तो वो 7वीं थी। कौन थी भाई साहब, 7वीं थी, याद रखेंगे इसको, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोजगार प्राथमिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ नहीं है। तो रोजगार देखिए क्षेत्र 3 होते हैं, एक प्राथमिक क्षेत्र होता है, एक द्वितीयक क्षेत्र होता है और एक तृतीयक क्षेत्र होता है। तो इसमें पूछा है प्राथमिक क्षेत्र से जो है कौन सा जुड़ा हुआ नहीं है। तो देखिए जो हमारा प्राथमिक क्षेत्र होता है वो टोकरी बुनने वाला, माली, कुम्हार, ये सभी है, लेकिन पुजारी नहीं है। पुजारी सेवक है, और सेवक जो भी होता है वो आपका किस में आता है, तृतीय क्षेत्र में आता है, ठीक है। तो तृतीय क्षेत्र में सेवक आता है, तो ये पुजारी जो हो जाएगा ये आपका अलग होगा और यही हमारा क्या होगा, सही होगा। नहीं पूछा था इसने, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ठीक। अगला देखिए, अगला है कि ISDN एक दूरसंचार प्रौद्योगिकी है जहां, अब देखते हैं जहां का मतलब क्या है कि जहां जो है यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, क्या कि जहाँ ध्वनि, वीडियो एवं डाटा साथ साथ संचरित होते हैं, केवल ध्वनियाँ संचरित होती हैं, केवल वीडियो संचरित होता है, केवल डाटा संचरित होता है। तो ये आपको बताना है कि क्या होता है इसमें। तो देखिए ISDN जो है पहले इसके बारे में जानिए, इसका मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब होता है इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क, इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क कहते हैं इसे, ठीक है ना, जो कि ध्वनि, वीडियो एवं डाटा प्रदान करता है। ध्वनि प्रदान करता है, वीडियो और डाटा तीनों प्रदान करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला है कि नई दिल्ली का मुख्य वास्तुविद एक डिजाइनर कौन था। तो नई दिल्ली का जो मुख्य वास्तुविद एवं डिजाइनर था वो कौन था, आपको ये जो है बताना है कि वो व्यक्ति कौन था, ठीक है। वो व्यक्ति आपका कौन था, तो ध्यान रखिए वो व्यक्ति का जो नाम है वो है एडविन लुटियंस। कौन सा है, एडविन लुटियंस। पहले तो जानते हैं आप कि जो हमारी राजधानी थी, भारत की राजधानी पहले क्या थी, तो आप कहेंगे सर कलकत्ता थी। भारत की राजधानी पहले क्या थी, अरे भारत की राजधानी पहले कलकत्ता थी, किंतु जब 1911 में जो है 1911 में दिल्ली को भारत की राजधानी बना दिया गया। 1911 में किसको बना दिया गया, तो सर दिल्ली को राजधानी बना दिया गया था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और दिल्ली को विकसित करना था। अतः अंग्रेज डिजाइनर सर एडविन लुटियंस तथा सर हर्बर्ट बेकर को यह कार्य सौंपा गया था। 2 नाम आते हैं, हर्बर्ट बेकर और एक एडविन लुटियंस, ठीक है। और इन्होंने बड़े मनोयोग से जो है अपने कार्य किया और कई वर्षों बाद जो है दिल्ली बनकर तैयार हो गया। यानी कई वर्षों बाद जो है दिल्ली बनकर क्या हो गया, तैयार हो गया। तो हमारी दिल्ली राजधानी कब हो गई थी, तो 1911 में। किसके द्वारा हुई थी, डिजाइनर कौन थे इसके, तो डिजाइनर इसके थे एडविन लुटियंस, ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन 15वां क्वेश्चन है आपके सामने, क्या है,
तो 15वां क्वेश्चन है कि 20 दिसंबर 2021 को नागर विमान मंत्री बीके सिंह द्वारा प्रदत्त सूचना के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लगभग कितने हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया गया है। तो देखिए ये आपके जुड़ा हुआ करंट अफेयर से है। किससे है? करंट अफेयर से। तो इसका जो जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर डी यानी कि 52 हेक्टेयर। आप याद रखेंगे इसको, कितना हेक्टेयर था? तो 52 हेक्टेयर था। ठीक है। अगला क्वेश्चन ये है कि 20 दिसंबर 2021 को वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी वाडा द्वारा किस वर्ष की डोपिंग रोधी नियम उल्लंघन रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी। तो यह जो है आपका की गई थी 2019 में। किसमें? 2019 में। आप जानते हैं कि 7वीं वार्षिक डोपिंग नियम उल्लंघन रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट के अनुसार जो है 2019 में 117 देशों और 89 खेलों और 1914 व्यक्तियों द्वारा डोपिंग रोधी नियमों का उल्लंघन की पुष्टि की गई थी। तो ध्यान रखेंगे इसको, इसका सीधा ध्यान रखिएगा 2019। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन है कि संविधान का निम्न में से कौन सा संशोधन केंद्र तथा राज्यों में मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की अधिकतम संख्या सीमित करता है? कौन सा संशोधन था? तो देखिए ये जो संशोधन था वो आपका था 91वां संविधान संशोधन। अब कब हुआ था ये भी तो पूछा जाएगा ना, तो याद रखिएगा 2003 में हुआ था। कब हुआ था भाई साहब? 2003 में 91वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसमें केंद्र तथा राज्यों में मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की संख्या सदन में कुल सदस्यों के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। ये आपको बताया गया था 91वां संविधान संशोधन में। ठीक। अगला देखते हैं। अगला है कि हुमायूं की दुर्घटना के आकस्मिक मृत्यु के उपरांत उनके बेटे अकबर को कहाँ मुगल सिंहासन पर बैठाया गया था। तो देखिए जैसे ही हुमायूं की मृत्यु हो जाती है, कैसे होती है? तो आप जानते हैं कि 26 आप जानते हैं कि जो जनवरी 1856 में जो है दीन पनाह भवन में, ध्यान रखिएगा कौन सा है? दीन पनाह भवन है। दीन पनाह भवन है और दीन पनाह भवन में जो है एक स्थित पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। हुमायूं की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। तब जाके जो है समाचार बैरम खां को यह समाचार मिली और बैरम खां ने जो है अकबर को 14 वर्ष की उम्र में कलनौर, कौन सा आता है? कलनौर आता है। और कलनौर कहाँ पे है? तो कलनौर जो है भाई साहब वो है आपका पंजाब में। कहाँ पे है? पंजाब में है। वहाँ पे उसको गद्दी पर क्या कर देता है? बैठा देता है। और इस प्रकार से जो है बैरम खां अकबर का क्या बन जाता है? संरक्षक बन जाता है। क्या बन जाता है? संरक्षक बन जाता है। खबर किसको मिली थी? अरे जैसे हुमायूं की मृत्यु हुई थी तो बैरम खां को मिली थी। तो बैरम खां ने अपने उस बेटे के अकबर को क्या कर दिया? कलनौर, यानी कलनौर जो है पंजाब में है और पंजाब की गद्दी पर उसने किसको बैठा दिया? तो भाई साहब अकबर को बैठा दिया था। इसलिए अकबर का संरक्षक कभी कभी पूछा जाता है कौन है? तो बैरम खां है। आप याद रखेंगे। अगला है कि भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित हुआ था। देखिए कौन से ऐसा राष्ट्रपति था जो निर्विरोध जो है निर्वाचित हुआ था। तो आप सभी को पता है और ये काफ़ी बार हमारे एग्जाम में पूछा जाता है, नीलम संजीव रेड्डी। कौन है भाई साहब? नीलम संजीव रेड्डी, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि रेडियो तरंग का वेग कितना होता है। तो जो रेडियो तरंग होती है उसका वेग होता है जो हमारा प्रकाश की चाल होता है ठीक उसी के बराबर, यानी कि 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन नंबर ए। ठीक। ये देखिए एफएम प्रसारण बैंड के बीच होता है। क्या होता है? तो एफएम प्रसारण जो होता है बैंड के बीच होता है। इसका जवाब क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी VHF। VHF इसका मतलब होता है वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। वेरी हाई फ्रीक्वेंसी के बीच होता है, जिसका रेंज जो है 30 मेगा हर्ट्ज होता है। 30 मेगा हर्ट्ज से जो है 300 मेगा हर्ट्ज के बीच होता है। आप ध्यान रखेंगे इसको। ठीक है। 30 मेगा हर्ट्ज से कितना? 300 मेगा हर्ट्ज के बराबर होता है। कौन सा? ये VHF। VHF का मतलब होता है वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। ठीक है, जो जिसका ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होता है। तो FM प्रसारण है ये। ठीक है। अगला है कि टेप रिकॉर्डर में टेप की चाल कितनी होती है। तो देखिए जो टेप रिकॉर्डर होता है उस टेप रिकॉर्डर में जो टेप की चाल होती है वो होती है आपका 4.76 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। तो याद रखेंगे इसको। ठीक है, 4.76। अगला क्वेश्चन है कि नदी के प्रवाह को मापने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। आपको पता है कि नदी के प्रवाह को मापने के लिए क्यूसेक मीटर का प्रयोग किया जाता है। और क्यूसेक मीटर कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी है,
उसके बाद से यहाँ पे देखेंगे ब्यूफोर्ट स्केल। तो इस ब्यूफोर्ट स्केल पर जो है समुद्र की हवा की गति को मापा जाता है। ब्यूफोर्ट स्केल का मतलब क्या है? समुद्र की हवा की गति मापा जाता है। उसके बाद रिएक्टर स्केल है। तो रिएक्टर स्केल पर जो है भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है, काफ़ी पूछा जाता है। और एनीमोमीटर जो होता है ये पृथ्वी तल पर हवा की गति को मापता है। क्या मापता है? पृथ्वी तल पर हवा की गति को मापता है। ठीक, अगले क्वेश्चन की बात करें, और अगला क्वेश्चन जो है आपके सामने ये रहा। क्या है अगला क्वेश्चन? तो अगला क्वेश्चन है आपका कि सुपरसोनिक स्पीड मापने का यूनिट क्या है? तो देखिए सुपरसोनिक स्पीड मापने का जो है मैक है। क्या है? मैक है। ध्यान रखिएगा, मैक बराबर होता है वस्तु की गति बटा माध्यम में ध्वनि की गति। समझ रहे हैं ना? हाँ, मैक संख्या का मान 1 हो तब उस वस्तु की गति जो होती है ध्वनि की गति के समान होती है। जब मैक का मान अगर 1 होता है तो जो ध्वनि की गति होती है उसके गति के क्या होता है? बराबर। याद रखेंगे इसको, ठीक है। अगला है कि खदानों के संरक्षण हेतु निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? देखिए इस खदानों संरक्षण हेतु निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? विग्नेयर, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम परमैंगनेट और सोडियम बेंजोएट। तो इसका जो जवाब होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, सोडियम बेंजोएट। अब पूछ ले कि सर सोडियम बेंजोएट का फार्मूला क्या होता है, सूत्र क्या होता है? तो देखिए सोडियम बेंजोएट का जो होता है Na, सोडियम का मतलब Na आ गया, तो NaC7H5O2, ये आपका सोडियम बेंजोएट का सूत्र होता है। ध्यान रखेंगे इसको, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि किसी स्थान की आर्द्रता जानने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? आपको पता है कि किसी स्थान की अगर आर्द्रता जाननी है तो आपको कौन सा प्रयोग किया जाएगा? तो हाइग्रोमीटर, यानी आर्द्रता नापने के लिए कौन सा होता है? हाइग्रोमीटर होता है। उसके बाद से बात करते हैं अगर तो पायरोमीटर, तो सतह का तापमान मापता है। क्या मापता है? सतह का तापमान मापता है। फिर बात करते हैं हाइड्रोमीटर द्वारा, तो द्रवों का अपेक्षित घनत्व मापा जाता है। हाइड्रोमीटर द्वारा क्या मापा जाता है? द्रवों का अपेक्षित घनत्व मापा जाता है। और पेरिस्कोप, तो पेरिस्कोप जो होता है पनडुब्बियों में उपयोग होने वाला उपकरण है, ठीक है। पेरिस्कोप क्या है? तो पनडुब्बियों में उपयोग होने वाला उपकरण है जिसकी सहायता से पानी में डूबे हुए पानी के सतह पर किसी वस्तु को क्या किया जाता है? देखा जाता है। तो ये पेरिस्कोप होता है, ठीक। अगला, वह कौन सी पर्यावरणीय परत है जो विकिरण को वापस पृथ्वी से प्रवर्तित करती है? स्ट्रेटोस्फीयर, आयनोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर या एक्सोस्फीयर? तो देखिए यहाँ पे आपको हिंदी वर्जन न देकर उसका इंग्लिश वर्जन आपसे पूछ दिया है। तो ऐसे भी प्रश्न पूछते हैं, तो ध्यान रखिएगा वो आपका कौन सा है? समताप मंडल, जिसको हम लोग स्ट्रेटोस्फीयर बोलते हैं। स्ट्रेटोस्फीयर का मतलब क्या होता है? समताप मंडल। तो ध्यान रखेंगे कि पृथ्वी से निकलने वाली विकिरण समताप मंडल में टकराकर वापस पृथ्वी पर आ जाती है। जबकि आयनोस्फीयर का मतलब आयन मंडल से रेडियो तरंगे टकराकर वापस पृथ्वी पर आती है। तो इससे जो है रेडियो तरंगे तक टकराती है। कौन से टकराती है? रेडियो तरंगे टकराती है, ध्यान रखिएगा। और इससे जो है पर्यावरण परत यानी विकिरण टकराकर वापस पृथ्वी से प्रवर्तित करती है। समझ रहे हैं ना? तो ध्यान रखेंगे, दोनों जो है अलग अलग है। अगला है कि निम्न राज्यों में से कौन सा राज्य उदय योजना के लिए समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर करने वाला देश का पहला राज्य बन गया? ठीक है, MOU पर हस्ताक्षर करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। तो वो है आपका कौन सा? तो वो है आपका झारखंड। आप जानते हैं झारखंड की राजधानी क्या है? रांची। तो ध्यान रखेंगे इस तरह से, ठीक है। अगला है कि महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किस वर्ष बने? तो देखिए महात्मा गांधी जो थे वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किस वर्ष बने थे, ये हमसे पूछ लिया है। काफ़ी बार पूछा जाता है, तो ध्यान रखेंगे 1924 में जो है ये अध्यक्ष बने थे, जो कि 40वें अधिवेशन अध्यक्षता की थी। जो अधिवेशन था वो कौन सा था? 40वां अधिवेशन था। और इसमें इन्होंने क्या किया था? अध्यक्ष बने थे या अध्यक्षता की थी। तो 1924 में, याद रखेंगे, ठीक है। अगला है क्रीमी लेयर संबंधित है। आपको पता है कि क्रीमी लेयर और एक नॉन क्रीमी लेयर होता है, एक गरीब के लिए और एक जो होता है आपके जो नौकरी वोकरी करते हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति सही होती है, जिनकी आर्थिक स्थिति खराब होती है, यानी सामाजिक और आर्थिक हालात खराब होते हैं, उनके लिए क्रीमी लेयर का प्रयोग किया जाता है। तो आप ऐसे समझ गए होंगे कि जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है वही आपका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? हाँ, तो क्रीमी लेयर आप सभी को पता है। अगला देखते हैं। हाँ, क्रीमी लेयर जो है आप जानते हैं, क्रीमी लेयर जो है शब्द 1971 में सत्तानाथ ने दिया था। याद रखना, किसने दिया था? सत्तानाथ आयोग ने दिया था। और यह आपको पता है सामाजिक और आर्थिक हालात से संबंधित है, ठीक। अगला है कि 3 दिसंबर 2021 को खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा किस उत्तर पूर्वी राज्य में
REHAB परियोजना की शुरुआत की गई। तो कब की गई थी, कहाँ की गई थी, क्या असम में, मेघालय में, मणिपुर में या फिर त्रिपुरा में? तो देखिए ये जो किया गया था आपका त्रिपुरा में किया गया था। क्या होता है, तो इसमें जो है 3 दिसंबर 2021 को, कब, 3 दिसंबर जो है 2021 को खाद्य और ग्रामोद्योग द्वारा पूर्वी राज्य असम में REHB परियोजना की शुरुआत की गई और यह परियोजना हाथियों और मानव के बीच संघर्ष को रोकने का प्रभावी तरीका था। तो हाथी हो गए और मानव हो गए, भाई इनके बीच अगर संबंध अगर अच्छे रहेंगे तो फिर इनको भी हानि नहीं पहुंच सकता है, यानी कि हानि को रोकने के लिए जो है ये शुरुआत की गई थी। कहाँ पे, तो आपके त्रिपुरा में। कहाँ पे की गई थी भाई साहब, तो वो की गई थी आपके जो है त्रिपुरा में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। 32वां देखते हैं, और 32वां क्या है कि 13 दिसंबर 2021 को किस राज्य या केंद्र शासित संघ शासित क्षेत्र ने जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण एक पूर्ण पाठ्यक्रम विकसित किया और संबंधित पाठ्यक्रम शुरू करने वाला पहला राज्य भी बन गया? तो देखिए अब फटाफट हम लोग देखते हैं, उतना आप व्याख्या नहीं करना है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन है वो आपका कौन सा है, यानी कि डी। कौन सा है, डी, यानी महाराष्ट्र आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला देखते हैं, लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम कहाँ स्थित है? अरे सभी को पता है लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम जो है हैदराबाद में है। कहाँ पे है, हैदराबाद में है। ठीक है, इसको पहले फतेह मैदान के नाम से जाना जाता था, बाद में जो है संशोधन के द्वारा इसको जो है 1967 में इसको क्या कर दिया गया, बदल दिया गया। ठीक है, अगला देखते हैं कि अगला जो है कौन सा है, तो अगला 34वां प्रश्न हमारा कि 19 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उत्तर प्रदेश के झांसी के गरौठा में कितने मेगावाट के अल्ट्रा मेगा सोलर पावर पार्क की आधारशिला रखी गई है? तो देखिए इसका जो ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि 600 मेगावाट। कितने मेगावाट, 600 मेगावाट। अगला देखते हैं 35वां, ये है क्या है कि रक्त लाल दिखाई देने वाला कारण होता है। देखिए रक्त जो लाल दिखाई देता है वो हीमोग्लोबिन के कारण दिखाई देता है। अब हीमोग्लोबिन क्या होता है आपको पता है ना कि सर, जो हीमोग्लोबिन होता है, जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है, इसी के कारण जो है रक्त लाल दिखाई देता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन जो होता है नीले और पीले प्रकाश को क्या करता है, ध्यान रखना, नीले और पीले प्रकाश को क्या करता है, तो नीले और पीले प्रकाश को अवशोषित कर लेती है और अवशोषित करने के बाद जब ये ऑक्सीजन के से क्रिया करती है तो जो हमारा ब्लड होता है वो उसके संपर्क में आते ही उसका खून कैसा होता है, लाल दिखाई पड़ने लगता है। तो याद रखना हीमोग्लोबिन आपका राइट आंसर होगा। अगला है कि 17 दिसंबर 2021 को किस राज्य सरकार ने तमिल थाई वाजथू गीत को राज्य घोषित किया गया था? यानी कि राज्य गीत घोषित किया गया है तमिलनाडु का, समझ रहे हैं ना, तमिल है, तमिल आपका है, तो कौन सा होगा इसका? तो देखिए इसका जो जवाब होगा वो आपका सी, यानी कि तमिलनाडु का। कहाँ का, तमिलनाडु का। तो ध्यान रखेंगे, ऐसे ही तमिल से तमिलनाडु आ रहा है आपका। ठीक है ना, तो ध्यान रखेंगे। अगला है कि 25 नवंबर से 5 दिसंबर 2021 के मध्य स्पेन में आयोजित डेविस कप 2021 का खिताब मारिन सिलिच को पराजित कर किसने जीता? तो देखिए ये जो जीता था, किसने जीता था आपका, तो ये जो जीता था डेनियल मेदवेद। ठीक है, मेदवेदेव ने जीता था। किसने जीता था, डेनियल मेदवेद ने जीता था, मेदवेदेव ने जीता था। ठीक है, मेदवेदेव ने जीता था आपका। ठीक है, थोड़ा सा अजीब टाइप का नाम है ये, तो ध्यान रखेंगे। तो इतना चीज़ें जो है आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। फिर देखते हैं आगे, तो अगला देख लिए, एक और प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि गोल्डन स्पेन ऑफ फ्रीडम पुरस्कार किससे संबंधित है? तो गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम जो है किससे संबंधित है? तो ये आपका पत्रकारिता से है। किससे है, पत्रकारिता से आपका संबंधित है। और इसकी शुरुआत कब होती है, तो ध्यान रखेंगे 1961 में इसकी जो है शुरुआत होती है। और यह पुरस्कार विश्व समाचार संगठन द्वारा व्यक्ति या समूह को क्या किया जाता है, दिया जाता है। तो मुझे आशा है कि ये 38 प्रश्न थे आपके, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो ऐसे ही डेली आपको अगर चाहिए जीके जीएस इसका यूपी पुलिस का प्रैक्टिस सेट चाहिए तो आप जो है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मुझे आशा है कि ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो भाई साहब थोड़ा सा वीडियो को क्या कर देना, शेयर और कर देना, लाइक सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को दबाना मत भूलना।